जूनवू बहुत देर सुबह उठता है और अपने परिवार का एक नोट पाता है जिसमें लिखा होता है कि वे जल्दी में घर छोड़ गए, लेकिन उन्होंने उसके लिए खाने पीने के पैसे छोड़ दिए हैं। लेकिन दुकान जाने के बजाय वो अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन वीडियो गेम खेलने लगता है। तभी एक दोस्त उसे न्यूज देखने के लिए कहता है क्योंकि कुछ बड़ा हो रहा है। टीवी ऑन करते ही इमरजेंसी सिग्नल दिखता है और फिर एक रिपोर्टर ऐलान करता है कि सर्वनाश अपोकलिप्स शुरू हो चुका है। तभी उसके फोन पर एक इमरजेंसी मैसेज आता है और जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे भयानक नजारा दिखाई देता है। हर जगह ज़ोंबी फैले हुए हैं, लोग दहशत में भाग रहे हैं और सड़कें पूरी तरह से तबाही में डूबी है। एक लड़की अपनी माँ को बुलाती है, लेकिन जैसे ही माँ पास आती है वो लड़की खुद ही उसे खाने लगती है। अचानक उसके अपार्टमेंट के बाहर भी अजीब आवाजें आने लगती है। जब वो दरवाजा खोलता है तो उसका पड़ोसी सैंगचूल अंदर घुस आता है। घबराकर उसे अपने फ्लैट में पनाह देने की भीख मांगता है क्योंकि उसका भाई, जो अब एक ज़ोंबी बन चुका है, उसे मारने पर तुला है। जोम्बू पहले उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन फिर बाथरूम इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। जैसे ही सैंगचूल बाहर आता है, जोम्बू नोटिस करता है कि उसके हाथ पर एक गहरा घाव है। अचानक सैंगचूल के आंखें लाल हो जाती है और उसकी नसें काली पड़ने लगती है। वो भी ज़ोंबी में बदलने लगता है। किसी तरह जोम्बू उसे बाहर धक्का देता है और दरवाजा बंद कर देता है। फिर वो देखता है कि एक बड़ा ज़ोंबी सैंगचूल पर हमला कर देता है और उसे घसीट कर ले जाता है। अब जोम्बू को एहसास होता है कि ये खतरा बहुत बड़ा है। वो दरवाजे के सामने फ्रिज रखकर उसे ब्लॉक कर देता है। जब वो अपने परिवार को कॉल करने की कोशिश करता है तो नेटवर्क नहीं मिलता। तभी उसकी माँ का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन वापस नहीं आ सकते। वो उसे घर के अंदर रहने और सरवाइव करने के लिए कहती है। टीवी पर रिपोर्टर कहता है कि लोगों को 60 दिनों का खाना और पानी जमा कर लेना चाहिए, जिससे जोम्बू को पछतावा होता है कि उसने ग्रोसरी शॉपिंग क्यों नहीं की। वो खाने की बचत करने का फैसला करता है और एक पोस्ट-इट पर लिखता है, तुम्हें जिंदा रहना ही होगा, और इसे अपने परिवार की तस्वीर पर चिपका देता है। अगले दिन टीवी पर एक वैज्ञानिक बताता है कि ये ज़ोंबी वायरस दिमाग के दाहिने हिस्से को प्रभावित करता है। सोशल मीडिया पर लोग अपने परिवार की जानकारी के लिए अलाइव का इस्तेमाल कर रहे हैं। जोम्बू भी अपनी एक तस्वीर पोस्ट करता है जिसमें वो एक बोर्ड पकड़े होता है जिस पर लिखा है, मुझे जिंदा रहना है। वो एक वीडियो देखता है जिसमें एक आदमी ऊंची बिल्डिंग की खिड़की से बाहर लटक कर अपने फोन के नेटवर्क सिग्नल को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अचानक गिर जाता है। धीरे धीरे जोम्बू के पास न इंटरनेट बचता है, न बैटरी, नहीं बचने का कोई रास्ता। एक रात उसे कार के अलार्म की आवाज सुनाई देती है। खिड़की से बाहर देखने पर वो देखता है कि एक पुलिस अधिकारी अपने ही साथियों पर गोली चला रही है क्योंकि वे सभी ज़ोंबी बन चुके हैं। लेकिन जैसे ही उसकी गोलियां खत्म होती हैं, ज़ोंबी उस पर टूट पड़ते हैं और उसे घसीट कर ले जाते हैं। जोम्बू उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन वे जल्दी ही फिर से पुलिस वाली को खाने लगते हैं। तभी कल वाला बड़ा ज़ोंबी उसके दरवाजे पर हमला करने लगता है और किसी तरह फ्रिज हटाकर अंदर आ जाता है। जोम्बू जल्दी से बालकनी की ओर भागता है और रेलिंग पकड़कर लटक जाता है, जबकि वह ज़ोंबी नीचे गिरकर मर जाता है। हालांकि अंदर आने की कोशिश में उसकी खाने पीने की अधिकतर चीजें बर्बाद हो जाती है। कुछ दिनों तक जोम्बू अकेलेपन और डर में जीता है। 7वें दिन वो अपने पिता की शराब पीना शुरू कर देता है और खिड़कियों को रंगीन कागज से ढक देता है ताकि ज़ोंबी उसे न देख सके। टीवी पर बताया जाता है कि वायरस केवल खून के संपर्क से फैलता है, यानी जब तक कोई इंसान काटा या घायल नहीं होता तब तक वो सुरक्षित रहता है। कुछ ज़ोंबी इतने विकसित हो चुके हैं कि वे दरवाजे खोल सकते हैं और पुराने इंसानी व्यवहार भी दोहरा सकते हैं। अंत में जोम्बू एक टीवी विज्ञापन देखकर खुद को बहलाने के लिए एक कटोरी रेमन खाता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि ये उसकी आखिरी बची हुई खाने की चीज थी। अब उसके पास बचने का कोई साधन नहीं बचा है। जोम्बू गुस्से में अपनी पानी की बोतल गिरा देता है और जब वो और पानी लेने नल के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि पूरे अपार्टमेंट में पानी की सप्लाई बंद हो चुकी है। मजबूरी में वो टेबल पर गिरे हुए चंद बूंदों को चाट लेता है। दिन 10 वो एक और वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो टीवी पर आने वाले संदेशों से परेशान दिखता है जो बार बार यही कहते हैं कि बस घर में रुको, लेकिन बाहर अब भी ज़ोंबी फैले हुए हैं और जोम्बू का सब्र जवाब देने लगता है। उसे याद आता है कि एक इमरजेंसी ऐप है जो रेडियो सिग्नल से चल सकता है, लेकिन उसके पास सिर्फ वायरलेस ईयरफोन है जिससे वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। दिन 15 वो अकेलेपन और तनाव से बचने के लिए अपार्टमेंट में डांस करता है। तभी अचानक उसे अपने परिवार की आवाजें सुनाई देती हैं। वे वापस आ गए हैं, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ उसका भ्रम है। इस झटके से वो पूरी तरह टूट जाता है और जमीन पर गिरकर हिम्मत हार जाता है। तभी अचानक उसे एक वॉइस मैसेज सुनाई देता है, उसकी माँ की आवाज जो उसे घर में रहने के लिए कह रही होती है, लेकिन सिग्नल इतना खराब होता है कि वो पूरी बात नहीं समझ पाता। वीडियो में देखे गए आदमी की तरह वो बालकनी में जाकर एक सेल्फी स्टिक पर फोन लगाकर सिग्नल पकड़ने की कोशिश करता है,
जबकि नीचे ज़ोंबी उसके गिरने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी मैसेज में उसकी माँ की चीख सुनाई देती है और फिर एक ज़ोंबी उसके परिवार पर हमला कर देता है। ये देखकर जुनवू बुरी तरह टूट जाता है। गुस्से में वो अपार्टमेंट का पूरा सामान तोड़फोड़ डालता है, लेकिन इससे उसका गुस्सा कम नहीं होता। फिर वो अपार्टमेंट से बाहर निकलता है और गुस्से में एक ज़ोंबी पर गोल्फ क्लब से हमला करता है, जब तक कि वो मर नहीं जाता। वो और ज़ोंबी बुलाने के लिए चिल्लाता है, लेकिन तभी उसे अपने सामने संगचुल का ज़ोंबी रूप नजर आता है। हालांकि वो सिर्फ एक ज़ोंबी से नहीं डरता, लेकिन उसकी चीखों ने पूरी ज़ोंबी भीड़ का ध्यान खींच लिया। वो भागकर लिफ्ट तक पहुंचता है, लेकिन लिफ्ट खुलते ही उसमें और ज़ोंबी निकल आते हैं। घबराकर वो जान बचाकर भागता है और किसी तरह छिप जाता है। जब ज़ोंबी वहाँ से चले जाते हैं तो वो अपने अपार्टमेंट में वापस जाने की कोशिश करता है। रास्ते में उसे एक अंधा ज़ोंबी मिलता है, जिसे देखकर वो बिना आवाज किए इंतजार करता है, और जैसे ही वो दूर जाता है वो जल्दी से अपने अपार्टमेंट में घुसकर दरवाजा लॉक कर लेता है। लेकिन उसके दरवाजा बंद करने की आवाज सुनकर फिर से ज़ोंबी वहाँ जमा होने लगते हैं। दिन 20 अचानक बाहर धमाके की आवाज सुनकर वो खिड़की की ओर भागता है और देखता है कि शहर पर बमबारी हो रही है। उसे लगता है कि अब सब खत्म होने वाला है। वो एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें सिर्फ हेलो और गुड बाय कहता है और खुद को खत्म करने के लिए एक स्टूल पर चढ़ जाता है। लेकिन तभी एक लेजर बीम उसके कमरे की खिड़की से अंदर आती है और दीवार पर एक नोट पर नो मत करो लिखा दिखाती है। वो खुद को बचाने के लिए संघर्ष करता है और आखिरकार रस्सी से निकलने में कामयाब हो जाता है। जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे सामने की बिल्डिंग में एक लड़की दिखती है, यूम्बिन। वो दूरबीन से उसे देख रही होती है और इशारों से बातचीत करने लगती है। वे तय करते हैं कि वे शाम 7 बजे फिर से मिलेंगे। यूम्बिन का अपार्टमेंट बेहद व्यवस्थित होता है। उसके पास ढेर सारे सर्वाइवल टूल्स होते हैं। दरवाजे पर एक जाल बूबी ट्रैप लगा होता है और वो अपने पौधों के लिए भी पानी बचा कर रखती है। अगली सुबह जुनवू सोता रह जाता है और जब खिड़की से झांकता है तो 11 बज चुके होते हैं, लेकिन फिर भी यूम्बिन उस पर दया दिखाती है और उसे मिलने के लिए बाहर आ जाती है। जुनवू और यूम्बिन इशारों और फोन के जरिए अपने नाम और कुछ बातें शेयर करते हैं। तभी यूम्बिन को कोई आवाज सुनाई देती है तो वो कहती है कि वे रात 7 बजे फिर मिलेंगे। फिर वो अपना कुल्हाड़ी उठाकर मुड़ती है और देखती है कि एक ज़ोंबी उसके लगाए जाल में फंस गया है। थोड़ी हिम्मत जुटाने के बाद वो उसे खत्म कर देती है। रात में बारिश शुरू हो जाती है तो दोनों अपने अपने बर्तन बाहर रख देते हैं ताकि पानी इकट्ठा कर सके। यूम्बिन अपने पौधे को भी बारिश में रख देती है। तभी वो देखती है कि जुनवू की बिल्डिंग की 8वीं मंजिल खाली पड़ी है। अगली सुबह जुनवू जल्दी उठता है, लेकिन भूख के कारण बहुत कमजोर महसूस कर रहा होता है। यूम्बिन ये देखती है और एक रस्सी में बंधी गेंद उसकी बालकनी तक फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नीचे गिर जाती है। तब जुनवू अपने ड्रोन के साथ रस्सी भेजता है। जब रस्सी दोनों तरफ मजबूती से बंध जाती है तो यूम्बिन एक बैग में खाना डालकर उसे जुनवू तक भेजती है। साथ में एक नोट लिखकर भेजती है, धीरे धीरे खाना। उसी वक्त जुनवू देखता है कि जो गेंद नीचे गिरी थी उसे एक ज़ोंबी फायर फाइटर ने पकड़ लिया है और अब वो रस्सी खींच रहा है। दूसरी तरफ से बंधा टेबल खींचकर यूम्बिन से टकराता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब टेबल रेलिंग के पास अटक जाता है और ज़ोंबी फायरमैन रस्सी पर चढ़ने लगता है। जुनवू खाली बोतलें फेंककर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी सही से नहीं लगती। तब वो अपने ड्रोन का इस्तेमाल करता है और उसे ज़ोंबी के चेहरे के पास उड़ाकर डराने की कोशिश करता है। ड्रोन ज़ोंबी की गाल पर हल्की चोट कर देता है, लेकिन ज़ोंबी उसे बार बार मारने की कोशिश करने लगता है। तभी जुनवू के दरवाजे पर दूसरे ज़ोंबी आकर धमकाने लगते हैं, जिससे वो कुछ सेकंड के लिए ध्यान भटकाता है और उसका ड्रोन गिरने लगता है, लेकिन आखिरी समय पर वो उसे संभाल लेता है। दुर्भाग्य से ज़ोंबी फायरमैन ड्रोन को पकड़कर तोड़ देता है। इसी दौरान यूम्बिन होश में आ जाती है और अपनी कुल्हाड़ी से ज़ोंबी फायरमैन का हाथ काट देती है, जिससे वो रस्सी से गिरकर नीचे मर जाता है। बाद में जब यूम्बिन अपनी चोटों को शीशे में देख रही होती है तो जुनवू अपने फोन पर एक मैसेज फ्लैश करता है, मजबूत बने रहो। कुछ समय बाद जुनवू नोटिस करता है कि उसका खाना फिर से खत्म होने लगा है। वो खुद को याद दिलाता है कि उसे अपने परिवार के लिए जिंदा रहना है, इसलिए वो अपने पैरों और सिर को कवर करके रात के समय अपार्टमेंट से बाहर निकलता है। गैलरी में कई लाशें पड़ी होती हैं, जिनमें संगचुल भी शामिल होता है। जुनवू चुपचाप उसके पास से उसकी चाबियां उठा लेता है, क्योंकि पास में ही एक ज़ोंबी घूम रहा होता है। फिर वो संगचुल के अपार्टमेंट में घुसता है और फ्रिज से खाना, एक जैकेट, हेडफोन्स और वॉकी टॉकी निकाल लेता है। फिर उसकी नजर बेड पर जाती है। जब वो चादर हटाता है तो उसे एक मरी हुई औरत दिखाई देती है, लेकिन तभी संगचुल का ज़ोंबी भाई अचानक उस पर हमला कर देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है।
जूनवू किसी तरह मरी हुई औरत को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है, जिससे उसे खुद को छुड़ाने और वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। जूनवू किसी तरह ज़ोंबी से बचकर भागता है। वो एक मेटल बार उसकी तरफ फेंककर उसे धीमा करता है और दरवाजा लॉक करके सुरक्षित अपने अपार्टमेंट लौट जाता है। खाने के बाद वो हेडफोन की वायर काटकर जैक को एंटीना की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो ऐप काम नहीं करता। फिर वो एक वॉकी टॉकी और कुछ खाना बैग में डालकर यूम्बिन को वापस भेजता है। दोनों आपस में बातें करते हैं और एक दूसरे को हिम्मत देते हैं। इसी दौरान यूम्बिन बताती है कि उसने भी खुद को खत्म करने का सोचा था। दोपहर के खाने में वे एक ही समय पर नूडल्स बनाते हैं ताकि ऐसा लगे कि वे साथ बैठकर खा रहे हैं। फिर पूरा दिन वे बातें करते रहते हैं और यूम्बिन जूनवू को बताती है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है क्योंकि वो बचपन में चढ़ाई के दौरान गिर गई थी। अचानक उन्हें बाहर से तेज आवाज आती है। वे सोचते हैं कि बारिश हो रही है, लेकिन जब वे खिड़की से झांकते हैं तो देखते हैं कि सभी ज़ोंबी एक साथ भाग रहे हैं। ज़ोंबी उनके अपार्टमेंट्स में घुसने की कोशिश करने लगते हैं, इसलिए दोनों जमीन पर चुपचाप छिपने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी यूम्बिन गलती से एक शेल्फ गिरा देती है, जिससे तेज आवाज होती है और ज़ोंबी उसके दरवाजे की ओर बढ़ने लगते हैं। डरी हुई यूम्बिन को लगता है कि अब उसका बचना मुश्किल है, लेकिन जूनवू को याद आता है कि सभी फ्लैट्स की इंटरकॉम लाइन जुड़ी हुई है। वो यूम्बिन के पड़ोसी को फोन करता है, जिससे रिंगिंग की आवाज सुनकर ज़ोंबी वहाँ चले जाते हैं। अब उनके लिए अपनी अपनी मंजिलों पर रुकना खतरनाक हो गया है। यूम्बिन बताती है कि 8वीं मंजिल पर एक खाली अपार्टमेंट है और वे वहीं मिलने का प्लान बनाते हैं। जूनवू कोई स्ट्रेटजी बनाने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन यूम्बिन बिना रुके टेबल और रस्सी का इस्तेमाल करके खिड़की से नीचे कूद जाती है। ज़ोंबी तुरंत उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गजब की फुर्ती से उन्हें चकमा देती है। वो अपनी कुल्हाड़ी से ज़ोंबी को मारती है और कार के दरवाजों का इस्तेमाल हथियार की तरह करती है। जब वो दूसरी बिल्डिंग के पास पहुंचती है तो उसे एक पुलिस वाले की बंदूक मिल जाती है। तभी एक ज़ोंबी उस पर झपटता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे काट पाए, जूनवू अपने गोल्फ क्लब से उसे मार गिराता है। अब दोनों एक साथ लड़ने लगते हैं और छिपी हुई कारों का इस्तेमाल करते हुए ज़ोंबी को खत्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। आखिरकार वे बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। जैसे ही ज़ोंबी शीशा तोड़ने की कोशिश करते हैं, वे भागकर लिफ्ट में चले जाते हैं और 8वीं मंजिल पर पहुंचते हैं, लेकिन तभी उन्हें गलियारे में ज़ोंबी की आवाजें सुनाई देती है। यूम्बिन कोई खुला दरवाजा ढूंढने के लिए दौड़ती है, जबकि जूनवू गलियारे को कुछ भारी चीजों से ब्लॉक करने की कोशिश करता है ताकि समय मिल सके। तभी एक दरवाजा अचानक खुलता है और एक नकाबपोश आदमी बाहर आता है। वो झट से यूम्बिन को अपने अपार्टमेंट में धकेल देता है और ज़ोंबी पर गैस बम फेंकता है, जिससे जूनवू को वहाँ पहुँचने का मौका मिल जाता है। जब वो भी अंदर आ जाता है तो वो आदमी दरवाजा लॉक कर देता है। यूम्बिन को इस जगह पर भरोसा नहीं होता क्योंकि ये अपार्टमेंट खाली होना चाहिए था, लेकिन वो आदमी बहुत शांत और मददगार लगता है। वो खाने और पानी को भी उनके साथ शेयर करता है। फिर वो बड़ी खबर देता है क्योंकि उसका अपार्टमेंट ऊंची मंजिल पर है। वो रेडियो सिग्नल पकड़ पाता है और उसे पता चला है कि जल्द ही बचाव दल आने वाला है। यूम्बिन और जूनवू ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक जूनवू बेहोश होकर गिर जाता है। असल में उस आदमी ने पानी में बेहोश करने वाली दवा मिला दी थी। यूम्बिन ने सिर्फ एक घूंट लिया था, इसलिए वो सिर्फ चकरा रही होती है, लेकिन अब वे एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। वो आदमी यूम्बिन के हाथ बांधकर उसे घसीटते हुए एक और कमरे में ले जाता है और वहाँ लॉक कर देता है, लेकिन उस कमरे में पहले से ही उसकी ज़ोंबी बनी हुई पत्नी मौजूद है। दीवारों पर खून के निशान देखकर लगता है कि उसकी पत्नी ने अपना ही बच्चा खा लिया था। फिर वो आदमी एक रस्सी खींचकर अपनी पत्नी को छोड़ देता है और समझाने लगता है कि वो सिर्फ उसे खिलाना चाहता है ताकि वो उसकी तरह जिंदा रह सके। इसी बीच जूनवू होश में आता है और बंदूक तानकर उस आदमी से दोबारा सोचने के लिए कहता है, लेकिन वो सुनने से इनकार कर देता है और रस्सी छोड़ देता है। जूनवू भागकर रस्सी पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ोंबी पत्नी इतनी ताकत से खींचती है कि जूनवू रस्सी छोड़ देता है। वो तुरंत यूम्बिन को बचाने के लिए दरवाजे तक जाता है, लेकिन ताला नहीं खुलता और वो आदमी उसे धक्का देकर दूर कर देता है। अंदर यूम्बिन ज़ोंबी से लड़ रही होती है। वो झट से एक बच्चे का कंबल उठाकर ज़ोंबी पत्नी के चेहरे पर डाल देती है, जिससे अचानक अंदर से कोई आवाज आना बंद हो जाती है। आदमी घबरा जाता है और आखिरकार दरवाजा खोल देता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर आता है, यूम्बिन उसकी पत्नी को उस पर गिरा देती है। ज़ोंबी तुरंत अपने ही पति को काट लेती है। कटते ही आदमी अपनी पत्नी को गले लगाकर कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो खुद ज़ोंबी बन जाए, यूम्बिन दोनों को गोली मार देती है। गोलियों की आवाज सुनकर बाहर की ज़ोंबी भी इमारत में घुसने लगते हैं। यूम्बिन जूनवू को बंदूक देते हुए कहती है कि वो उसे खत्म कर दे। जूनवू पहले इनकार कर देता है, लेकिन जब
जब यूमिन कहती है कि हमें इंसानों की तरह मरना चाहिए, ज़ोंबी का खाना बनकर नहीं, तो जुनवू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ट्रिगर दबाने ही वाला होता है। तभी अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। बचाव दल के हेलीकॉप्टर आ चुके हैं। अब जीने का नया हौसला पाकर दोनों जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वे ज़ोंबी के झुंड के बीच गैस बम फेंकते हैं और रास्ता बनाकर सीढ़ियों की तरफ भागते हैं, लेकिन पीछे से ज़ोंबी झुंड उन पर टूट पड़ता है और यूमिन को पकड़ लेता है। वो अपनी कुल्हाड़ी से खुद को बचाने की कोशिश करती है और जुनवू पास खड़ी एक साइकिल को गिराकर ज़ोंबी के रास्ते में डाल देता है, जिससे यूमिन किसी तरह बचकर बाहर निकल पाती है। जुनवू उसे ऊपर छत पर जाने के लिए कहता है, जबकि वो खुद ज़ोंबी को रोकने के लिए नीचे ही रह जाता है। यूमिन जल्दी से ऊपर जाती है, लेकिन छत पर पहुंचने के बाद हेलीकॉप्टर कहीं नजर नहीं आता। इसी दौरान जुनवू किसी तरह ज़ोंबी को कुछ सीढ़ियां नीचे धकेलने में कामयाब हो जाता है और छत की तरफ भागता है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है, वो कुछ सीढ़ियां और सीढ़ीदार पाइप्स इस्तेमाल करके दरवाजे को ब्लॉक कर देता है। लेकिन जब उसे हेलीकॉप्टर नहीं दिखता तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, हम अभी जिंदा है। यूमिन और जुनवू दोनों निराश होकर रोने लगते हैं। तभी ज़ोंबी झुंड दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। जुनवू तुरंत गोलियां चलाना शुरू करता है, लेकिन सिर्फ कुछ ज़ोंबी ही मरते हैं और जल्द ही उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। तभी अचानक एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। सैनिकों के पास इतने हथियार होते हैं कि वे ज़ोंबी को रोक पाते हैं और यूमिन और जुनवू को सुरक्षित हेलीकॉप्टर में चढ़ने का मौका मिल जाता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर शहर से दूर उड़ता है, जुनवू का फोन दोबारा सिग्नल पकड़ता है। वो अपने परिवार के मैसेज देखता है, वे सब ठीक है। जब वो हेलीकॉप्टर से पूरे शहर को देखता है तो उसे उन सभी सोशल मीडिया पोस्ट की याद आती है जहां बचे हुए लोग मदद का इंतजार कर रहे थे। फिर वो अपनी टैगलाइन मुझे जिंदा रहना है को मैं जिंदा हूँ में बदलते हुए मुस्कुरा देता है और इसी सीन के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं और भी वीडियो बना सकूं।